चलो ठीक, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पूरा एक गांधी युग देखा हमने, वैसे ही सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेते हैं और इसको स्वतंत्रता संघर्ष से जोड़ के हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, सब लिखा हुआ है, इसी को मैं एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ। जन्म कब हुआ? 23 जनवरी 1897, अभी के उड़ीसा और तत्कालिक बंगाल में। ठीक, उड़ीसा के कटक शहर में सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ। अब एक बात ध्यान रखना, महात्मा गांधी भी हो गए, वो भी एकदम अमीर घराने में पैदा हुए। सुभाष चंद्र बोस वो भी काफ़ी अमीर घराने में पैदा हुए। ये बताना जरूरी होता है। जिस टाइम में गली मोहल्ले में उस समय साइकिल आता था तो लोग देखने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। उस समय उनके ज़माने में कार थी। ठीक है, तो काफ़ी रईस, काफ़ी संपन्न परिवार में पैदा हुए। ठीक है, अब 1919 में आईसीएस की तैयारी के लिए इंग्लैंड चले गए। काफ़ी ज़्यादा दबाव बना इनके पापा की, बोले थोड़ा अच्छा जॉब वगैरह करो, कहाँ एक क्रांतिकारी बन रहे हो। तो सुभाष चंद्र बोस पहले तो सोचे बहुत, जाऊँ नहीं जाऊँ। उनके पापा चैलेंज किए कि बेटा तुम एग्ज़ाम नहीं निकाल पाओगे, शायद इसीलिए मना कर रहे हो। तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिए, बोले ठीक है चले जाता हूँ। तो जिस समय 5-6 साल 7 साल तैयारी करके इंडियन सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम निकाली जाती थी, वो भी लंदन में जाके एग्ज़ाम देना होता था, बताया था आपको। ठीक, सिलेबस पूरा अंग्रेजी वाला, लैटिन नॉलेज भी होना चाहिए था, लैटिन भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए था। उस कठिन परिस्थिति में सुभाष चंद्र बोस 1 साल की तैयारी की और निकल ली। ठीक है, उस समय भी योगेन साहू क्लासेस जैसी संस्था थी वहाँ पे, जो 1 साल में करवा दी। ठीक है, और सिर्फ इतना ही नहीं, 1 साल में तैयारी करके आईसीएस एग्जाम में चौथा रैंक भी लेकर आ गए। ठीक, चौथा रैंक लेकर आ गए, जॉब वगैरह ज्वाइन भी कर लिए, ट्रेनिंग वगैरह चालू हो गया था, लेकिन इनका मन नहीं मान रहा था, मन नहीं मान रहा था। ठीक है, तो बोले कि मैं ऐसे सरकार की सेवा करूंगा जो हमारे भारत देश को गुलाम बनाकर रखी है, जो लोगों का शोषण करती है। और सुभाष चंद्र बोस के हिसाब से इंडियन सिविल सर्विसेज ना तो इंडियन था, ना तो सिविल था, और सर्विस तो था ही नहीं, सेवा तो था ही नहीं। आज की भी स्थिति है, सेवा मतलब वो कर्मचारी हमको सेवा देंगे, लेकिन ऐसा होता था कि आप पुलिस के सामने जाते हो और एकदम सीना तान के बात करते हो, नहीं, डरते हो। कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर के सामने डरते हो। ठीक, तो उस समय भी वही यही स्थिति थी। तो अपने पिताजी को चिट्ठी भेजी कि पापा मैं छोड़ना चाह रहा हूँ, इस्तीफा देना चाह रहा हूँ। तो जैसे मैं जब घर में बताया कि मैं भी रिजाइन देना चाह रहा हूँ, तो जितना गाली मेरे को पड़ा उतना ही गाली सुभाष चंद्र बोस को ही पड़ा। बोले कोई लड़की वाला चक्कर तो नहीं है। तो पिताजी चमकाए, फिर अपनी मम्मी को समझाया, मम्मी की चिट्ठी लिखे। माँ क्या है, थोड़ा दिलदार रहती है, जल्दी मान जाती है। तो बोली बेटा तुम, तेरे को जैसा ठीक लगे वैसे करना, उधर कूद काद के मत आना, घर आ जाना, उधर कुछ करना मत। तो ये फाइनली इतना विरोध, घर वाले के विरोध के बावजूद अपना जॉब क्या छोड़ दिए। ठीक, उसके बाद यहाँ आए तो कांग्रेस से जुड़े। और जैसे अभी आप देखेंगे कांग्रेस की एक युवा पार्टी है एनएसयूआई, बीजेपी की एक युवा पार्टी है एबीवीपी, बस वैसे ही उस समय भी अखिल भारतीय युवा कांग्रेस हुआ करता था। जैसे एनएसयूआई है वैसे ही समझ लेना। ठीक, तो 1923 में भारत आए, मतलब भारत तो आ गए थे। 1923 में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। जैसे एक बड़ा कांग्रेस पार्टी होता था, बड़े बड़े नेता शामिल होते थे, जो 1885 से कांग्रेस बना था, उसमें अध्यक्ष चुने जाते थे। ठीक वैसे ही ये अखिल भारतीय युवा कांग्रेस, अभी भी अध्यक्ष वगैरह रहती है ऐसे छोटे पार्टीज के, है ना। तो उसमें भी ये अध्यक्ष चुने गए 1923, मतलब उस समय से इनका काफ़ी ज़्यादा नाम था। अपना गुरु बनाया इन्होंने किनको? तो चित्तरंजन दास। इनके बारे में पहले भी पढ़ चुके थे, जो आपको मालूम है 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया और अलग हो गए थे कांग्रेस से। ठीक, तो चित्तरंजन दास का भी, देशबंधु चित्तरंजन दास का भी उस समय काफ़ी ज़्यादा दबदबा था। सुभाष चंद्र बोस ने इनको अपना गुरु बनाया था। और चित्तरंजन दास 1924 में कलकत्ता के नगर पालिका के चुनाव में जीते और महापौर बने। जैसे अभी भी रहता है महापौर, वैसी था। ये सारी व्यवस्था देखेंगे लगभग अंग्रेजों के समय की है। ठीक, बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, सारे ढांचा वैसी हैं, लोग बदल गए, पहले गोरे थे अब भारतीय हैं। तो उस समय चुनाव जीते, महापौर बने। लेकिन डिफरेंस क्या था? उस समय अभी 5-5 साल के लिए रहता है चुनाव लड़ते, 5 साल के लिए रहता है, लेकिन उस समय 1-1 साल के लिए रहते थे। इस समय सुभाष चंद्र बोस जी को, जो हम इनके चेले थे समझ लो, इनको क्या बनाए? सीईओ। ठीक है, सीईओ बनाए, मतलब ये प्रशासनिक अधिकारी टाइप का हो गया और ये राजनेता हो गया समझो। ठीक, तो उस समय भी सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी कदम उठाए। ये बोले कि जितने भी सड़क चौराहे नाम जो अंग्रेजों के नाम पर है उसको चेंज करो। ऐसी होता है, देखना कांग्रेस की पार्टी आएगी तो बीजेपी वाले जितने भी नेता हैं सबका नाम चेंज कर देंगे। कॉलेज का नाम चेंज हो जाता है, यूनिवर्सिटी का नाम चेंज हो जाता है, गली मोहल्ले का नाम चेंज हो जाता है, कई बार स्टेडियम का नाम भी चेंज हो जाता है। नहीं समझे, छोड़ो, राजनीति से ज़्यादा परिचित नहीं हो लगता, कोई बात। तो वैसे क्या है, गली मोहल्ले सबका नाम चेंज करा दिए। तो वैसे ही सुभाष चंद्र बोस
लड़ाई झगड़े में घिरे रहते थे, ठीक है, तो कंट्रोवर्सी से घिरे रहते थे, तो उनका नाम धीरे धीरे बन ही रहा था। और उसके बाद आईसीएस की जॉब छोड़ के आ गए तो लोगों की नज़र में ऐसी इज्जत था वहाँ पे, ठीक। अब आगे चल के क्या होता है, 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु जाती है, और यहीं से बताया था स्वराज पार्टी भी धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाती है। चित्तरंजन दास जो उनके संस्थापक थे, उन्हीं की मृत्यु हो गई। सुभाष चंद्र बोस के जो गुरु थे चित्तरंजन दास, उनकी भी मृत्यु हो गई। लेकिन इससे सुभाष चंद्र बोस की छवि को फायदा मिल गया। अब गुरु खत्म हो गया तो उसके बाद कौन उभरेगा? हाँ, उनका चेला। तो जो बंगाल का क्षेत्र था, खास करके कलकत्ता, बंगाल में उस समय कलकत्ता, उड़ीसा, बिहार सब आ जाता था, तो वहाँ एक नए नेता के रूप में बन के उभर रहे थे कौन? सुभाष चंद्र बोस, ठीक। अब ये लगभग कांग्रेस की सारी गतिविधियों में पार्टिसिपेट करते थे। आगे चल के जब 1938-39 में हुआ तभी एकदम कांग्रेस से सेपरेट हो गए महात्मा गांधी के साथ जब उनका टकराव हुआ, उससे पहले कांग्रेस से जुड़े हुए थे। 1930 में कलकत्ता से सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। मैं आपको बताया था जब गांधी जी के बारे में पढ़ा रहा था तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चालू हुआ था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। अब महात्मा गांधी उस समय पूरे देश के लीडर बन गए थे, सुभाष चंद्र बोस उस समय स्थानीय नेता थे। समय स्थानीय नेता, जैसे समझ लो एक जन नरेंद्र मोदी है तो एक जन भूपेश बघेल है, एक को एक पर्टिकुलर स्टेट में जाना जा रहा है, एक को पूरे इंडिया में जाना जा रहा है। तो सुभाष चंद्र बोस अपने क्षेत्र में तो नामी गिरामी व्यक्ति थे, तो इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया? कलकत्ता में किया। और इसी वजह से इनको 1930 में जेल में डाल दिए। कौन डाल दिए? अंग्रेज लोग, ठीक। क्योंकि महात्मा गांधी कम से कम अपने भाषण में विनम्रता का प्रयोग करते थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ऐसा नहीं, वो भड़काऊ भाषण देते थे, ठीक है, कि जहाँ मिले मार देना, ठीक। अब 2 साल तक उसको जेल में ठूसे रखे। 1932 में जेल से रिहा हुए, लेकिन उनको टीबी की बीमारी हो चुकी थी। क्योंकि जेल के कंडीशन देखोगे, मैं मतलब अंडमान निकोबार में एक जेल है, काला पानी की सजा होती थी ना, काला पानी, एक्चुअली काला मतलब वो काला नहीं है पानी, ठीक, वो काल बुलाया जाता था कि मतलब वहाँ गए आप वापस नहीं आ पाओगे। तो वहाँ बताया जाता है इतना उनके साथ गलत व्यवहार होता था, ठीक। दरिद्रता की स्थिति में उनको रखा जाता था कि जो बच के आ भी जाता था ना, वो एक स्थायी बीमारी का शिकार हो जाता था। तो 2 साल के जेल में सुभाष चंद्र बोस भी कहाँ एक अच्छे घर में पले बड़े बढ़िया एसी कूलर में बैठते थे होंगे, या वो जेल में 2 साल बिताए, उनकी स्थिति उतनी ठीक नहीं रही। 2 साल बाद एक स्थायी बीमारी से ग्रस्त हो गए, टीबी, ठीक। और इससे परेशान रहे। इसके इलाज के लिए बाहर भी गए, यूरोप वगैरह गए इलाज के लिए, और उनको वहीं मिली एमिली। कौन मिली? एमिली मिल गई। बोले चलो तबीयत खराब होने को जैसे कुछ तो अच्छा बोले, ठीक। तो एमिली से शादी कर लेते, ठीक। 1935 में इन्होंने एक किताब लिखी, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष। अब इसमें बहुत सारी उठपटांग बातें लिख दी थे, किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। तो अंग्रेज ऐसे ही चिढ़ते थे पहले से, और इस बुक पर उन्होंने क्या लगा दिया? बैन लगा दिया कि बोले कोई पब्लिकेशन इसको छापा तो सुभाष चंद्र बोस तो अंदर होंगे, वो पब्लिकेशन वाले भी अंदर हो जाएंगे, बैन लगा दिए। लेकिन जैसे जैसे इनके ऊपर दमनात्मक कार्रवाई होना चालू हुआ, वैसे वैसे लोगों के सामने सुभाष चंद्र बोस उभरने लग गए कि लगा एक नेता को दबा रहे, मतलब कुछ तो बात होगा। किसी गिरफ्तार कर लेते तो और ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है, ठीक। जानबूझ के नेता लोग गिरफ्तार होने के लिए तैयार रहते, डंडा खाने के लिए तैयार रहते, क्यों? सहानुभूति मिल जाएगा लोगों को, ठीक। बताते बनेगा कि मैं डंडा खाया हूँ, ठीक है, जेल में गया हूँ तुम्हारे लिए, मतलब, ठीक। तो यूरोप में 1934 में एमिली से मिले और 1937 में एमिली से शादी की। ये एमिली का नाम आपको याद नहीं रखना है, बस लिखा तो बता दिए, ठीक है। अपनी वाली याद रख लो, वही काफ़ी है। अब ये वो दौर था जिस समय सुभाष चंद्र बोस की छवि धीरे धीरे बनती जा रही थी, और महात्मा गांधी छवि धूमिल नहीं हुई, लेकिन उनको जो प्रयोग थे, जो तरीके थे, उनसे लोग उब चुके थे कि क्या हिंसा हिंसा, हर कोई शांतचित्त प्रवृत्ति का नहीं आता ना, लेकिन झगड़ा करने बोल दो हर कोई झगड़ा कर लेगा, ठीक। तो सुभाष चंद्र बोस एक नया तरीका लेके आ रहे थे, नया भाषण देते थे, लड़ाई झगड़े की बात करते थे, युद्ध की बात करते थे, ठीक। तो इनके भाषण को लोग सुनते थे, है ना, और लोगों के बीच बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गए, गांधी जी की छवि के बराबर हो गई उनकी छवि। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता भी की, मतलब इनको निर्विरोध 1938 में चुना गया। कहाँ? हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया, उनका पद और ऊंचा हो गया। अब 1939 में सुभाष चंद्र बोस फिर से बोले कि मैं फिर अध्यक्षता करूंगा, तो महात्मा गांधी चिढ़ गए इस बात को कि बोले मैं 1924 में एक ही बार किया, इतना बड़ा लीडर होके तुम आओगे और 2-2 बार करोगे? बोले नहीं। तो सुभाष चंद्र बोस बोले कि एक काम करते हैं, अगर कोई निर्विरोध नहीं चुना जाता है अध्यक्ष तो क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। तो बोले ठीक है, चुनाव करवा लो। तो चुनाव करवाया गया। महात्मा गांधी अपने तरफ से एक कैंडिडेट उतारे जिसका नाम था पट्टाभी सीतारामैया। चुनाव हुआ, बहुत बारीक अंतर से सुभाष चंद्र बोस जीत गए, पट्टाभी सीतारामैया हार गए। और पट्टाभी सीतारामैया के हार को गांधी जी के हार से देखा जाए और बोल भी दिए कि इनकी हार मेरी हार है। तो नाराज हो गए। ऐसे बड़ा लीडर नाराज हो जाए तो फिर बाकी इल्टे चिल्टे लोग उसके पीछे घूमते ही रहते हैं। तब गांधी जी नाराज हो गए इस वजह से
सुभाष चंद्र बोस को काम करने नहीं दिया जाता था। ये सिर्फ एक साल कांग्रेस का अधिवेशन नहीं होता था, इनके अंदर और भी बहुत सारी समितियां होती थी, कार्यकारी समिति जो कुछ नियम बना रही, कानून बना रही, किसी ऊपर रिसर्च कर रही, काम कर रही, ऐसा चलता था। तो जितने भी समिति के मेंबर रहते थे और जो खास करके गांधी जी के सहयोगी थे, उन लोग बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर दिए किनको, सुभाष चंद्र बोस को। कोई मीटिंग है तो जा नहीं रहे, पास कर नहीं रहे प्रस्ताव को, तो सुभाष चंद्र बोस परेशान हो गए और बोले कि ठीक, ये कांग्रेस रखो अपने पास। वहां से वो कंप्लीटली कांग्रेस से अलग हो गए और उन्होंने 1939 में ही एक संस्था बनाई जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की कांग्रेस को छोड़ने के बाद। यहीं पे बहुत ही प्रसिद्ध घटना होती है पूरे वर्ल्ड में। 1939 में जर्मनी पोलैंड पर आक्रमण कर देता है। जर्मनी 1914 से 18 में भी बैंड बजा था जर्मनी का, तो खखवाया हुआ था। इस बार उनका लीडर कौन था? हिटलर, ठीक है। और हिटलर से कुछ गलतियां हो गई, जापान से कुछ गलतियां हो गई, नहीं तो वर्ल्ड वॉर 2 का रिजल्ट कुछ और आया होता। ठीक, जैसा भी है। तो जर्मनी पे कहूँ काफ़ी सारे सैंक्शन लगे थे, काफ़ी सारे पेनल्टी लगे थे। और एक कहीं दंत कथाएं हैं, बोला जाता है कि जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, लास्ट में एक सैनिक घायल अवस्था में था जर्मनी का, तो ब्रिटेन के एक सैनिक ने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि अब तो सब समाप्त हो गया, लगभग हम लोग जीत गए हैं, एक जन को मारूंगा तो क्या होगा। लेकिन बोला जाता है कि वही हिटलर था। ऐसी कहानी सुनने को मिलती है। ठीक, आगे चल के जर्मनी का लीडर कौन बनता? हिटलर। उसको काफ़ी चिढ़ था इंग्लैंड से, ब्रिटेन से, फ्रांस से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ था। चिढ़ का कारण ये था कि एक टाइम था ब्रिटेन और फ्रांस इतनी पावरफुल नेशंस थी। आज आप देखोगे ब्रिटेन कितना सिमटा हुआ है, इतना छोटा सा कंट्री, इंडिया के मुकाबले तो कुछ नहीं अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो। लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस का प्रभाव पूरे देश में था। लगभग इन लोग 90% देश पे कब्जा ही कर लिए थे, समझ लो, दोनों मिलके। जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशन रहता था सब में कब्जा कर लिए। तो जर्मनी और खास करके हिटलर काफ़ी चिढ़ता था इन लोग से, यहूदियों से भी चिढ़ता था। ठीक, खैर फिलहाल यहूदियों की बात नहीं करेंगे। तो 1939 में जर्मनी जब वापस ताकतवर हुआ तो पुराना बदला लेने के लिए उतरा। बोले कि अब बताता हूँ, अब हमारे पास सब कुछ है। बोले अपने मौके का इंतजार कर रहा था हिटलर, किया भी। 1939 में जर्मनी किसके ऊपर आक्रमण कर दिया? पोलैंड पर। अब पोलैंड पर जैसे ही युद्ध हुआ, मतलब आक्रमण हुआ, तो बाकी देश भी इस वर्ल्ड वॉर में कूद गए। और कारण यह था कि ट्रीटीज हुआ करती थी, संधि हुआ करती थी। जैसे स्कूल कॉलेज में गुड बनता है कि ठीक मेरे कुछ होगा तू आना, सबका अपने अपने बंदे होते हैं। ठीक, लड़ाई झगड़ा होता है बाहर जाके कॉल करते हैं बंदे लोग को। तो वैसे ही पोलैंड क्या बंदे लोग को कॉल कर दिया। इसके बंदे थे ब्रिटेन, इसके बंदे थे फ्रांस, इटली, ये सब इनके तरफ से थे। तो और जर्मनी के साइड से जो थे वो भी आ गए। तो दो देश या दो शक्ति, एक अलाइड पावर और एक सेंट्रल पावर, ठीक, ध्रुवीय शक्ति, केंद्रीय शक्ति, ये दोनों के दोनों आपस में लड़ लिए। तो समझ लो पोलैंड पर जैसे ही आक्रमण हुआ, ब्रिटेन और फ्रांस भी इनके तरफ से आ गए। अब मैं जर्मनी और ब्रिटेन को आमने सामने रख रहा हूँ, ठीक है, जर्मनी और ब्रिटेन। वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया। सुभाष चंद्र बोस इसको एक अवसर के रूप में देखे। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ, सुभाष चंद्र बोस इसको एक अवसर के रूप में देखे। और अवसर के रूप में कैसे? और सुभाष चंद्र बोस के नजरिए के साथ साथ बाकी कांग्रेस नेताओं का भी नजरिया बताता हूँ। बाकी कांग्रेस लीडर लोग का मानना था कि यहाँ पे हम लोग को निष्क्रिय होना चाहिए, किसी भी एक पार्टी का या किसी भी एक कंट्री का हमको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ब्रिटेन और जर्मनी दोनों की तुलना में बहुत सारे कांग्रेस लीडर ब्रिटेन को एक अच्छा देश, एक अच्छा शासक मानते थे। लेकिन ठीक इसके विपरीत सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि नहीं भैया, ये क्या चीज़ के लिए अच्छा है। एक अपना साम्राज्यवाद बढ़ाने के लिए लड़ रहा है और एक बचाने के लिए लड़ रहा है दोनों बदमाश। तो बहुत सारे नेता इस पर वाद विवाद कर ही रहे थे कि हम ये वर्ल्ड वॉर 2 को कैसे देखें, शामिल हों नहीं हों, किसका साथ दे किसका नहीं दे, इस विषम परिस्थिति का लाभ उठाएं नहीं उठाएं। तो सुभाष चंद्र बोस ये बोले कि नहीं, मैं तो इस अवसर का लाभ उठाऊंगा, मेरे साथ जो आ रहा है कोई नहीं आया। तो सुभाष चंद्र बोस का काफ़ी विरोध हुआ कि तुम जर्मनी का साथ दोगे, हिटलर का साथ दोगे। उसके बारे में सुने? बोले हाँ जानता हूँ। और बोले कि भारत माता की आज़ादी के लिए अगर मेरे को शैतान से भी हाथ मिलाना पड़े मैं मिला लूँगा, हिटलर क्या चीज़ है। बोले ठीक। तो शुरुआत में इनको लगा कि या तो जर्मनी या रशिया मेरा सहायता कर देंगे। अब देखते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ 1939 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 चलता है। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया और वहीं से सारी चीज़ स्टार्ट हो गया, है ना। अब 1939 में जैसी हुआ, ये सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के पास गए, पुराने रिश्तों पे सब मिट्टी डाल के कि ठीक जो हुआ सब हुआ, भूल जाओ, एक नए सिरे से शुरुआत करते बोले ठीक है। तो महात्मा गांधी से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि चलो हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू करते हैं। लेकिन महात्मा गांधी बोले कि नहीं, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ और वैसे भी जनता तैयार नहीं है। तो सुभाष चंद्र बोस खुद बोले कि चलो मैं ही स्टार्ट कर रहा हूँ। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में नहीं पढ़ते होंगे, बट ये खुद स्टार्ट कर दिए। अब जैसे ही स्टार्ट की सुभाष चंद्र बोस, अंग्रेजों को मालूम था कि भैया ये परेशानी खड़ा कर सकते हैं। इनके भाषण में वो ताकत रहता था कि लोग सुनने के लिए आते थे। अब जैसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हुआ, एक आध भाषण दिए,
उनको क्या कर दिए, जेल में डाल दिए। जैसे ही जेल में डाले, सुभाष चंद्र बोस भी हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए, जैसे गांधी जी करते थे मुंह फुला के, वो भी जेल में हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए। एक हफ्ता हुआ, उनकी तबीयत खराब होने लगी, मरने की स्थिति में पहुंच गए। एक हफ्ते तो कुछ खाना पीना नहीं हुआ। तो अंग्रेजों को ये डर सताया कि अगर इनको जेल के अंदर कुछ हो गया तो पूरी जनता भड़क जाएगी, हमको अभी छोड़ के जाना पड़ जाएगा वर्ल्ड वॉर खत्म होने से पहले। इनको रिहा कर दिया गया। लेकिन रिहा कैसे किया गया, इनको घर में ही नज़र बंद करके रख दिए। घर के बाहर सीआईडी का पूरा पहरा रहता था, और ये था कि इनको बाहर कहीं आना जाना नहीं है, सब चीज़ तुमको घर में मिल जाएगा, लेकिन जब तक वर्ल्ड वॉर 2 खत्म नहीं होता तब तक तुमको यहीं रहना घर में। बोला ठीक। अब इधर खबरें मिलती रहती थी। 1941 का टाइम था, जेल से रिहा हो गए, अपने घर में ही नज़रबंद कर दिए गए। अब ये वो दौर था जहाँ पे खबर जो मिलती थी इनके अनुसार रहती थी, मतलब जापान ब्रिटेन की बैंड बजा रहा था, ठीक है, जर्मनी ब्रिटेन की बैंड बजा रहा था, तो सब इनकी बैंड बजा रहे थे। तो ये बोले इतना अच्छा अवसर है और ये अवसर का मैं लाभ नहीं उठाऊं तो शायद अगले 100 सालों में मेरे को ऐसा दोबारा अवसर ना मिले। अब सुभाष चंद्र बोस को यहाँ से निकलना था और बाकी बाहर दूसरे देशों से सहायता प्राप्त करना था। तो क्या करें, ये तो बाहर सीआईडी लोग तैनाती हैं, तो रातों रात अपना दाढ़ी उगाए। रातों रात दाढ़ी उगाए मतलब जियाउद्दीन का एक गेटअप लिए, मतलब पठान का गेटअप लिए, मुसलमान बने, और वहाँ से रातों रात अपने भतीजे शिशिर बोस के साथ वो निकल गए। एक हफ्ते बाद वहाँ के सीआईडी वाले लोग को मालूम चला कि यहाँ पे कोई नहीं है। इनके ऊपर बहुत अच्छी मूवी बनी है, राजकुमार राव ने रोल किया है, देखना जरूर, बहुत अच्छा मूवी है, ठीक है, 2 घंटे का है। अपन बहुत सारी मूवीज़ देखते हैं जो नहीं देखनी चाहिए, तो कम से कम जो देखनी चाहिए वो तो देखनी ही चाहिए, ठीक है। तो वाला मूवी देखना, अच्छा लगेगा, ठीक। तो सुभाष चंद्र बोस वहाँ से निकल गए और वहाँ से गए पेशावर, पेशावर पाकिस्तान अफगानिस्तान तरफ। पेशावर में उनकी मुलाकात हुई एक बहुत ही बड़े जासूस। जासूस की दुनिया की अलग कहानी है। जासूसों की दुनिया में एक बहुत ही फेमस नाम है तलवार, ठीक है, भगत सिंह तलवार या भगत राम तलवार, ठीक। जेम्स बॉन्ड था समझ लो उस समय का। तो भगत राम तलवार राजी हो जाता है कि मैं आपको जहां बोलोगे वहां ले जाऊंगा, बदले में पैसा लूंगा। बोला ठीक है। तो भगत राम तलवार तैयार हो जाते हैं। इनको कहाँ ले जाते हैं, सबसे पहले पेशावर से काबुल, फिर काबुल से इनको ले जाते हैं मॉस्को, ठीक। तो ये शुरुआत में रशिया से मदद लेने के प्रयास में थे और ये रास्ता काफ़ी कठिन था। अब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में जा रहे थे, वहाँ पे भी अंग्रेजों का दबदबा था और पकड़ाने जाने का डर था। वो पूरा पश्तो भाषा बोलने वाले लोग का इलाका था और सुभाष चंद्र बोस को पश्तो आए नहीं, तो कैसे पकड़ाया तो तुरंत मार देंगे। वैसे ही वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था, जासूसों के नाम से एकदम कट्टरता था कि ठीक है, जैसे ही कोई दिखा कोई भी तुरंत उड़ा दो। तो ये बन के गए गूंगे, बोलना ही नहीं पड़ेगा, ठीक, समस्या ही खत्म, बोलूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, टोन एक्सेंट से पकड़ाई जाएंगे। तो बोले बोलूंगा नहीं, मैं क्या है गूंगा। तो भगत सिंह तलवार इनको अपना चाचा बताए और बोले कि ये क्या है, गूंगे हैं। बोले जैसे तैसे ये पहुंच गए मॉस्को और वहां से इनको रियलाइज़ हुआ कि भैया रशिया की तरफ से मेरे को कोई सहायता नहीं मिलनी है। तब इसका ध्यान किधर गया, जर्मनी की तरफ गया, हिटलर की तरफ गया, क्योंकि हिटलर बहुत ज़्यादा नफरत करता था। और हिटलर क्यों मदद करने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि ब्रिटेन के खिलाफ जनमत इकट्ठा करने के लिए इंडिया एक बहुत अच्छा हथियार था, क्योंकि इंडिया को कई सालों से गुलाम बना के रखे थे, तो कम से कम फेवर लेते। ब्रिटेन की सेना में बहुत सारे सैनिक कहाँ के रहते थे, इंडियंस रहते थे जो उनके तरफ से लड़ते थे। तो बोले अगर वो सरेंडर करना चालू कर दें, वो विरोध करना चालू कर दें, तो ब्रिटेन ऐसी कमजोर हो जाएगी। तो जर्मनी चाहता था कि हम इंडिया की तरफ से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आएगा तो हम उसका हेल्प करेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस के साथ कनेक्शन हुआ, बोले ठीक है ये मैं मिलने जाऊंगा। तो मॉस्को से रोम गए, रोम से फिर जर्मनी पहुंचे और जर्मनी में हिटलर ने इनका स्वागत किया। और बोला जाता है सुभाष चंद्र बोस को नेताजी को किसने बोला, हिटलर ने, ठीक। तो नेताजी कैसे बोले, तो उस समय क्या, हिटलर के ऊपर कई जानलेवा हमले हुए। अगर वर्ल्ड वॉर की कहानी देखोगे ना तो कई जानलेवा हमला हुए, लेकिन हर हमले में बच गया वो। क्यों, अपने जैसे कई आदमी इकट्ठा किए। तो उसका मुछी देखिए वो कैसे रहता था, तो उसको क्या वो स्मार्ट दिखता होगा सोचता था नहीं, लेकिन वैसे इसलिए रखा था कि ताकि मेरा जैसा गेटअप और दूसरा भी बना पाए, ठीक। चार्ली चैपलिन जैसा उसका मुंह रहता था, ठीक। तो उसके जैसे कई सारे क्लोन मौजूद थे, ठीक उसी के जैसे दिखने वाले। तो हिटलर को मार दिए सोचते थे, कुछ दिन बाद मालूम चलता था कि यार ये तो जिंदा है। कितने बार मारा गया हिटलर को, लेकिन वो नहीं, उसका हमशक्ल मारा जाता था। तो जब भी कोई ऐसी मिलने आती थी ना, मिलने वाली गतिविधि होती थी, तो हिटलर खुद नहीं जाता था, अपने हमशक्ल को भेज देता था, ठीक। कई बार उसकी गर्लफ्रेंड परेशान करती थी, चलो घुमा ले जाओ, घुमा ले जाओ, करती हैं परेशान लड़के, घुमा ले जाओ, तो हमशक्ल को भेज देता था, वो भी नहीं पहचान पाती थी।
लेकिन सुभाष चंद्र बोस उसको पहचान गए। जब सुभाष चंद्र बोस मिलने गए, वो ऊपर सेकंड फ्लोर से नीचे ग्राउंड फ्लोर में आए, तो 3 बार अलग अलग हमशक्ल निकले, लेकिन हिटलर निकला, मतलब उसके हमशक्ल निकले, सुभाष चंद्र बोस खड़े नहीं हुए। लेकिन जैसी ओरिजिनल हिटलर आया, या क्या सम्मान नहीं दे रहा है, अब मैं जाके देखता हूँ पहचान, तब जाके सुभाष चंद्र बोस खड़ा हुए और ऐसे हेलो हिटलर ऐसे बोल गए। तो उसकी पारखी नज़र से एकदम ज़्यादा खुश हो गए हिटलर, बोले तुम सुभाष चंद्र बोस नहीं हो, तुम बोले क्या नेताजी हो ना, ठीक है। तो नेताजी का टाइटल सुभाष चंद्र बोस को किसने दिया अगर पूछा जाए तो हिटलर ने दिया, ठीक, हिटलर ने दिया। अब आगे चल के देखो 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय युद्धबंदियों से मुलाकात की और खुद की एक सेना बनाई, फ्री इंडियन लीजन आर्मी तैयार की, जिसमें लगभग 4 से 4,500 भारतीय सैनिक थे, ऐसा बोला जाता है। अब बोले ये भारतीय कहाँ मिल गए, तो नॉर्थ अफ्रीका में बहुत सारे भारतीय सैनिकों को ब्रिटेन ने तैनात किया था वहाँ लड़ाई लड़ने के लिए, उस मोर्चे पर तैनात थे। लेकिन जर्मनी ने सबको बंदी बना के रखा हुआ था, जीत गए युद्ध तो बंदी बना के रखे हुए थे। और जो भी भारतीय इनसे मिलना चाहता था तो उनको गद्दार बोल देते। अगर कोई बोला था कि ब्रिटेन के तरफ या ब्रिटेन के खिलाफ हमको लड़ना है, तो बोलते थे कि हम तो इतना नमक खाए हैं, तुम भी इतने सालों से नमक खा रहे हो, उनकी तरफदारी ना करके उनसे गद्दारी कर रहे हो। तो सुभाष चंद्र बोस भी जब बोले कि मैं उन सैनिकों से जाकर मिलना चाहता हूँ, हिटलर उनको चिताया कि मत जाओ भैया, तुमको मार देंगे। बोले ठीक है मारने दो, मेरे को एक बार कम से कम बात तो करने दो। सब उसको मारने पे उतारू हो गए, बोला मार देना आधे घंटे का, लेकिन मेरे को मौका दो बोलने के लिए। फिर आधा घंटे अंदर क्या मीटिंग चला पता नहीं, फिर सब सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद जिंदाबाद करके बाहर निकले, ठीक है। तो वो 4-4,500 सैनिकों को संबोधित किया और उन्हीं में से एक सेना बना ली गई, क्या, फ्री इंडियन लीजन नाम से, ठीक है। 1942 में एक खबर मिला, जापान ने सिंगापुर पर कब्जा कर लिया। अब जितने भी साउथ ईस्ट एशिया थे ना, वहाँ पे ब्रिटेन की औपनिवेश थी, मतलब वहाँ कॉलोनी जमा के रखे हुए थे, ठीक। मलाया हो गया, सिंगापुर हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, ये सब एरिया में ब्रिटेन का कब्जा था। तो जैसे ही वर्ल्ड वॉर हुआ, जापान ऐसी बैंड बजा ही रहा था, तो जितने भी ब्रिटेन के उपनिवेश थे ना, सब में आक्रमण कर रहा था, उसी में ही था। उसी क्रम में सिंगापुर पर जापान ने कब्जा कर लिया। इसी टाइम सुभाष चंद्र बोस क्या किए, सुभाष चंद्र बोस हिटलर का साथ छोड़कर तोजो के पास चले गए। तोजो उस समय जापान के प्रधानमंत्री थे। तो हिटलर का साथ काहे छोड़ दिए, हिटलर बदमाश था, रशिया जो उसका साथ देना चाह रहा था, रशिया पे ही क्या कर दिया वो आक्रमण। बोले मेरे बहुत बड़ा क्षेत्र चाहिए, और रशिया जैसा बड़ा क्षेत्र कोई और है नहीं किसी पास, तो रशिया पे इन्वेड कर दिया। सबको लग रहा था हिटलर जीत जाएगा, लेकिन सुभाष चंद्र बोस वहाँ पे कैलकुलेट कर लिए, क्योंकि रशिया को जीतना था तो ठंड से पहले जीतना था। ठंड में उसकी सेना अगर फंस जाती, जैसा सुभाष चंद्र बोस कैलकुलेट किए थे, और ठीक वैसा ही हुआ, अगर ठंड में उसकी सेना फंस गई तो फिर शायद बच नहीं पाएंगे। तो पहले से सुभाष चंद्र बोस कैलकुलेट कर लिए कि सबको लग रहा है हिटलर जीत जाएगा, लेकिन अब मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि हिटलर हार जाएगा। तो बोले कि ठीक है मेरे को छोड़ दो। बोले कहाँ छोड़ दो, तब मेरे को जापान भेजो। बोले तो इतिहास में पहली ऐसी घटना थी कि किसी एक व्यक्ति, एक सिंगल पर्सन के लिए 2 देशों की पनडुब्बी आके मिली, कितने हजारों किलोमीटर का डिस्टेंस तय किए। ये अफ्रीका कंटिनेंट है, यहाँ पे मेडागास्कर है, इधर यूरोप चालू होता है, ठीक, बहुत कोने में छोटा सा इंडिया है, इंडिया के उस पार जापान है। जर्मनी की एक पनडुब्बी यहाँ उसको मेडागास्कर तक छोड़ी, बोले आधा डिस्टेंस तुम करो तय, आधा मैं करूँ। जब ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता तो कहते हैं ना, आधा दूरी तू तय कर, आधा मैं करती हूँ। बस ऐसा ही आधा आधा दूरी तय की। यहाँ से सुभाष चंद्र बोस को कहाँ लेके गया, जापान लेके जाएगा, ठीक। अब जापान में भी बहुत सारे भारतीय सैनिक युद्धबंदी के रूप में वहाँ मौजूद थे, जितने ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे थे, हार जा रहे थे। जापान तो ऐसे ही हरा ही दिया था उन लोगों को, ठीक, लगभग साउथ ईस्ट एशिया में ब्रिटेन के प्रभाव को खत्म कर दिया था। और उन्हीं युद्धबंदियों में एक सारे सैनिकों के नेतृत्व कर रहे थे कौन, कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह। अब जापान ये चाहता था कि इन सैनिकों का यूज किया जाए। 40-50 हज़ार लोग को एक साथ मार देंगे, क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यही भारतीय सैनिकों को हम अगर ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाएं तो हमारे लिए तो फायदेमंद रहेगा, नुकसान तो कुछ नहीं होगा। तो उनके लीडर जो थे कैप्टन मोहन सिंह, इनको बोले कि आप यार इन लोगों को ट्रेन करो। तो इनके लिए काफ़ी कठिन निर्णय था, क्योंकि कितने सालों से, लगभग 16 साल से सर्विस दे रहे थे इंग्लैंड को, थे तो भारतीय सेना में भी शामिल थे, लेकिन वो सरकार तो अंग्रेजों की थी। फिर भी तैयार हो गए, बोले जान से बढ़ के क्या चीज़, और भारत माता की आज़ादी से बढ़ के क्या चीज़, ये राजी हो गए, ठीक। तो कैप्टन मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज का गठन किया, ठीक है। आगे चल के इनका कमान सुभाष चंद्र बोस को मिल जाता है। कुछ वाद विवाद होता है जापान और कैप्टन मोहन सिंह को, तो इसको वापस धान देते हैं जेल में, ठीक, तुम वहीं रहो बोले। और जो आजाद हिंद फौज है उसका कमान किसको दे देते हैं, सुभाष चंद्र बोस को, ठीक। अब ये इंडियन नेशनल आर्मी का अब कमान कौन संभाल रहे, सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से दिल्ली चलो का नारा दिया।
इंडियन नेशनल आर्मी प्लस इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का पुनर्गठन किया किसने? नेताजी ने। एक बहुत बड़ी सेना तैयार की, ठीक, बहुत सारा ब्रिगेड भी बनाए। एक रेजिमेंट का नाम था रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, मतलब महिलाओं को भी शामिल कर लिए। सुभाष चंद्र बोस के लिए सारे लोग जान देने के लिए तैयार थे। इसी बीच जापान अंडमान निकोबार पर भी अंग्रेजी कब्जा को छुड़ा लेता है, वहाँ आक्रमण करता है और अंडमान निकोबार किसको सौंप देता है? नेताजी को सौंप देता है, ठीक है। नेताजी उसका नाम अंडमान और निकोबार के जगह क्या रख देते हैं? शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। और वहाँ पे अपनी एक सरकार बनाते हैं, ठीक है, वहाँ पे अपनी एक सरकार बनाते हैं, आज़ाद सरकार, ठीक, शॉर्ट फॉर्म में याद रखना, आज़ाद सरकार। ये सरकार मतलब समझ लो एक प्रतीकात्मक सरकार है, क्योंकि भैया सरकार को अपनी सरकार चलाने के लिए कोई जमीन चाहिए, वो जमीन भारत है जो कि मिला ही नहीं है। लेकिन एक प्रतीकात्मक सरकार थी कि हम भैया, उसके प्रधानमंत्री थे सुभाष चंद्र बोस, कि मैं प्रधानमंत्री और मेरे और ये मिनिस्टर हैं, और ज़मीन जो है वो बाद में ले लेंगे, बोले अभी नहीं है लेकिन बाद में ले लेंगे, ठीक। तो एक अच्छा स्थिति था, सब चीज़ अच्छा चल रहा था। आगे चल के जापान और इंडियन नेशनल आर्मी, ये दोनों की संयुक्त सेना कोहिमा और इम्फाल पर आक्रमण करना चाहती थी, आक्रमण कर भी दी, ठीक। इनका टारगेट था कि ये नॉर्थ ईस्ट से आक्रमण किया जाए, यहाँ से एंट्री मारा जाए और असम में पहुँचा जाए। और एक बार अगर गंगा के मैदान में पहुँच गए तो सुभाष चंद्र बोस का ये सोचना था कि वहाँ मैं जाके लोगों की मीटिंग बुलाऊंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा तो ज़रूर वो मेरी बात मानेंगे। जितने भी भारतीय सैनिक हैं जो अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे हैं, वो अंग्रेजों के खिलाफ हो जाएंगे, सरेंडर कर देंगे, समर्पण कर देंगे और हमारे तरफ से लड़ेंगे, ये उनकी मंशा थी। लेकिन जिस तलवार के बारे में बोला जाता है कि जो सुभाष चंद्र बोस का संयोग किया, बोला ना जासूसों की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है वो, बाद में ये मालूम चला कि वो रशिया का भी जासूस था, वो जर्मनी का भी जासूस था, वो जापान का भी जासूस था, वो अंग्रेजों का भी जासूस था। कुल मिला के मालूम चला कि वो पैसों का जासूस था, सबका। जो सबका हो जाता है वो फिर किसी का नहीं होता। जो समझ लो जो सबका वफादार है फिर वो किसी का वफादार नहीं है, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस और ये जापान, इन लोगों को लगा था कि यहाँ ब्रिटेन अब दम तोड़ चुकी है, इधर इनका दोबारा ध्यान नहीं जाएगा, जो अच्छे अच्छे मोर्चे उधर उनका ध्यान जाएगा। इधर इन लोगों को लगा कि हम लोग स्थल से जाएंगे और सारा क्षेत्र कब्जा करते हुए जाएंगे। और इनको ये खबर मिली थी कि अभी जो RAF है, रॉयल एयर फोर्स, जो ब्रिटेन या इंडिया की जो एयर फोर्स थी, वो अभी बिजी है दूसरे जगह, तो यहाँ एयर फोर्स नहीं आ पाएगा, तो हम लोग स्थल के माध्यम से घुस जाएंगे, वहाँ आक्रमण करके पूरा क्षेत्र कब्जा कर लेंगे, ऐसे इनका मानना था। लेकिन बाद में कई सालों बाद एक किताब छपी जिसमें ये मालूम चलता है कि तलवार ने मुखबिरी कर दी कि इंडियन नेशनल की आर्मी और जापान की संयुक्त सेना आक्रमण करने वाली है, तो आप अपना एयरफोर्स भेज दीजिए, ठीक है। तो इन लोगों के सोच के विपरीत ब्रिटेन अपना एयरफोर्स भेजता है और इंडियन नेशनल आर्मी के ऊपर बम बरसा देता। भैया ज़मीन में लड़ रहे हैं, अचानक से ऊपर से बम बरसे, कौन कहाँ भागेगा खुले मैदान में। तो इंडियन नेशनल आर्मी सरेंडर कर देती है, लगभग सब समाप्त हो जाता है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस वहाँ से बच के निकल जाते हैं, ठीक है। अब ये वो दौर था जब हिटलर भी सुसाइड कर लिया था। इटली का भी प्रधानमंत्री, क्या मूसोसो कुछ नाम था, मुसेली कुछ ऐसा, वो भी मर गया, ठीक। जापान भी यहाँ लगभग हार गया। और जापान एक गलती कर दिया था मालूम है, अमेरिका के लोगों को निपटा दिया। तो अमेरिका जो अभी तक हथियार बेच बेच के पैसा कमा रहा था, ये वो दौर था जहाँ पे अमेरिका और रशिया हथियार बेच बेच के पैसा कमा लिए। जो ब्रिटेन और फ्रांस बहुत शक्तिशाली साम्राज्य थे, उनका पतन हो गया और अमेरिका और रशिया एक सुपर पावर नेशन के रूप में उभर गए। जो हथियार बेच रहा था फिर वो खुद हथियार चलाने लग गए जापान की वजह से, ठीक है। वो बम बरसा दिया, न्यूक्लियर बम, उस वजह से जापान भी सरेंडर कर दिया, ठीक। तो ये सारी घटनाएं हो गई। सुभाष चंद्र बोस को लगा कि अब यहाँ से जीत पाना लगभग असंभव हो गया है, तो मेरा बचना ही ठीक रहेगा, यहाँ से मैं बच के भाग जाऊँ, क्योंकि अंग्रेज लोग ऐसे भी ढूंढ रहे थे जिंदा या मुर्दा चाहिए था। करोड़ों रुपए के नाम रखे थे सुभाष चंद्र बोस के ऊपर। तो एक जगह से, मलाया से ये निकलते हैं, एक फ़्लाइट बुक कराते हैं, पर्सनल फ्लाइट जेट, वहाँ से निकलते हैं। और बोला जाता है कि रास्ते में ही उनकी हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई। लेकिन फिर भी अंग्रेजों को मालूम था कि भैया इतने आसानी से तो नहीं मरेंगे, इतने आसानी से नहीं मरेंगे। तो उनके पीछे खोजी दस्ता तैनात किए हुए थे, कई सालों तक ढूंढे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस मिले नहीं। इतिहास में दो लोगों की मृत्यु पर संदेह अभी भी, एक हिटलर और एक सुभाष चंद्र बोस, ठीक। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस को बाद में रशिया में देखा गया और 1966 में ताशकंद समझौता होता है। हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री थे उस समय लाल बहादुर शास्त्री, वो मुलाकात करने गए थे। तो बोला जाता है कि अंतिम मुलाकात सुभाष चंद्र बोस से उन्हीं के साथ हुई थी और अंतिम बार वही ताशकंद समझौते के दौरान देखा गया था, ठीक है। और लाल बहादुर शास्त्री उसी टाइम इंडिया के प्रधानमंत्री को निपटा दिया जाता है वहीं ताशकंद में, ठीक। तो खैर बहुत सारी बातें हैं। तो सुभाष चंद्र बोस
निपट गए, या बोले कि ऐसा कहानी बनाए कि मैं मारा गया हूँ, हवाई दुर्घटना हो जाती है। ऐसे हिटलर भी जब सुसाइड करता है उसमें भी काफ़ी संदेह था कि हिटलर का बॉडी किसी को नहीं मिला, हिटलर का बॉडी किसी को नहीं मिला। हिटलर कैसे मरा? तो अपनी गर्लफ्रेंड को बोला था कि मैं शादी करूंगा, लेकिन शादी नहीं किया था, ठीक। और हिटलर इतने लोगों को मार लिया था, करोड़ों लोगों को निपटाई दिया, मतलब मरने का कारण तो वही है, वर्ल्ड वॉर 2 में मारे गए इतने लोग। इंसानों को मारने में कोई तकलीफ नहीं, लेकिन था प्योर वेज, ठीक है, प्योर वेजिटेरियन का था, वीगन था समझ लो। और उसके साथ साथ जानवरों के प्रति भी उसका बहुत प्रेम था। उसका एक पालतू कुत्ता था, फीमेल डॉग थी, तो सबसे पहले उसको मारा। और अंतिम समय में जब चारों तरफ से घिर गया था तब अपनी गर्लफ्रेंड को बोला कि मैं तुमको वादा किया था वो पूरा कर लेता हूँ, वैसी स्थिति तो रही नहीं। तो बोले अब मरने वाले हैं लेकिन शादी करते हैं। बोले ठीक है, तो शादी भी किया, मरने से पहले शादी किए। कुछ जहर था उसको खा के मरना था, तो गर्लफ्रेंड को पहले दे दिया। मालूम था मैं मर जाऊंगा, फिर ये कूदे नहीं कहते, बहुत सारी ऐसी घटनाएं आती ना, दोनों साथ में कूदेंगे बोलते हैं, लेकिन लड़का कूद जाता है, लड़की नहीं कूदती। ये कहानी भी हिटलर को मालूम थी, तो पहले जहर खिला दिया, किसको? अपनी गर्लफ्रेंड को, उसको भी निपटा दिया। और बाद में बोला गया अपने जो भी पर्सनल बॉडीगार्ड थे उनको बोला कि मैं मरने के बाद मेरी लाश को जला देना, दफनाना मत, जला देना। तो ये सारे कारण थे जिसकी वजह से संदेह होता है कि जहाँ पे दफनाया जाता है वहाँ पे जला क्यों दिए। तो फिर कई लोग बोले कि अगर भैया उसको बचना ही होता तो सुरंग से भाग जाता, अपनी गर्लफ्रेंड को भी साथ ले जाता, कुत्ते को भी काहे मारता, सब आपसी लोगों को मार दिया। तो बोले यही तो चाल था कि लोगों को लगे कि सब मर गए हैं, लगभग सब सुसाइड कर लिए, खत्म हो गया। लेकिन बोला था कि हिटलर वहाँ से बच के निकल गया। कहानी है, मैं भी अपनी कहानी गढ़ सकता हूँ, कोई देखने थोड़ी नहीं जा रहे, ठीक। लेकिन ये दोनों की मृत्यु पर संदेह था, ठीक। तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने बोला? हिटलर ने। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा, क्योंकि जब ये आक्रमण करने चाले थे तो वहाँ रंगून से एक रेडियो स्टेशन चलता था, ऑपरेट होता था, तो वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी ऐसे नहीं पड़ता था, लेकिन बताना तो भी था कि मैं भैया इतना बड़ा सेना इकट्ठा कर लिया हूँ, देखो आ रहा हूँ बैंड बजाने, फिर दिख मत जाना सामने से। तो वहाँ जब अनाउंसमेंट कर रहे थे तब बोले कि भारत की आज़ादी की इस अंतिम लड़ाई में हम आपका सहयोग चाहते हैं राष्ट्रपिता, अब तो आशीर्वाद दे दो। तो राष्ट्रपिता बोला किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक, अब गांधी जी भी सुने, अब क्या ही बोले, बोले ठीक है आशीर्वाद है, बोले क्लियर। तो ये सुभाष चंद्र बोस जी की कहानी थी। हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन भी आप यहाँ पे नीचे नोट्स बना हुआ है। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, इसके अध्यक्षता कौन करता है? सुभाष चंद्र बोस करते हैं। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन है 1939। सुभाष चंद्र बोस एवं गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया, सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया के बीच अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव हुआ, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गए। लेकिन गांधी जी और उनके समर्थक के विरोध के चलते सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। बोस की इस्तीफा के बाद अध्यक्षता किसने संभाली, ये भी याद रखना। अभी हाल फिलहाल में किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। 1 सितंबर 1939, ये तो वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, यहाँ की कहानी फिर अपन आगे देखेंगे। सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड और कुछ छोटी मोटी बातें जो बचपन से हम लोग पढ़ते आते हैं, तो ये मेरे ख्याल से आपको याद हो ही गई। जैसे दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। जब उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी तो वो भी बहुत काफ़ी सोच समझ के निर्णय लिए होंगे, लेकिन उन्होंने अपने भाई को बोला था, जब वो जॉब छोड़ने की बात की है तो उन बड़े भाई समझाए कि क्या कर रहा है, तो बोले कि भारत की आज़ादी ऐसी तो नहीं मिलेगी, तो हर नागरिक को जिनको आज़ादी चाहिए उनको सर्वोच्च त्याग करना पड़ेगा, सर्वोच्च त्याग। तो मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ? तो जो भी चीज़ें सबसे ज़्यादा अति प्रिय हैं बोलो, उनको त्याग करना पड़ेगा। और उसमें बोले कि मेरे लिए अभी फ़िलहाल जॉब है, सबसे बड़ा चीज़ यही है, तो मैं ये त्याग करता हूँ। ठीक, तो हमको भी जॉब चाहिए रहता है, पैसा भी कमाना है, लेकिन हमको पार्टी में भी जाना है, हमको पढ़ना भी नहीं है, हमको दोस्त की शादी भी अटेंड करना है, बोले खुद भी शादी करना है, और उसके लिए पहले से सब व्यवस्था करना, बोले सब करना, लेकिन त्याग नहीं करना है। तो कोई सा भी मंजिल हो, आपको पाने के लिए त्याग तो देना ही पड़ेगा। अंग्रेजी में कहावत है, द लेवल ऑफ योर सक्सेस या द लेवल ऑफ योर सेक्रीफाइस डिटरमाइंस द हाइट ऑफ योर सक्सेस। द लेवल ऑफ योर सक्सेस इज डिटरमाइंड बाई द हाइट ऑफ योर सेक्रीफाइस। ठीक, जैसा भी बोलो, सेक्रीफाइस जितना करोगे उतना सक्सेस मिलेगा। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा रैमजे मैकडोनल्ड ने की, ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा, इसको हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, तामेश सर की क्लास हो जाएगी, फिर अपन निकलते हैं। तो ये वाला टॉपिक हमारा कल कराएगा, ठीक है? इसमें किसी कोई डाउट?